तरंगदैर्घ्य दिया गया है 589 नैनोमीटर है और एक वड़ी प्रकाश का मतलब एक कलर का प्रकाश y के सतह पर आपतित होता है। और यहाँ पे कहा गया प्रश्न में परावर्तित और बी वाले ऑप्शन दिया गया अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति तथा चाल क्या होगी और जल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.33 है। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा बराबर लिखेंगे यहाँ पर 589 हो जाएगा यहाँ पर और नैनोमीटर हो जाएगा यहाँ पर नैनोमीटर। अब यहाँ नैनो को हटा देंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लेमडा बराबर 589 गुणे हो जाएगा और नैनो में कितना घात होता है तो 10 के पावर -9 घात होता है और यहाँ लिखेंगे मीटर, मतलब एक जो है यहाँ पर नैनोमीटर कितने के बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे किसका मान पूछा गया है तो तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है और तरंगदैर्घ्य का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो इसको तरंगदैर्घ्य को लेमडा डैश से प्रदर्शित करेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नवाचक हो जाएगा। आवृत्ति को किसे दिखाएंगे गामा से, गामा बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा और चाल को किसे दिखाएंगे तो यहाँ पे चाल को जो है भी से दिखाया जाएगा, भी बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है, तो लेमडा डैश, गामा और भी पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया परावर्तित के लिए और एक दिया गया है अपवर्तित के लिए। तो पहले परावर्तित के लिए हल करेंगे उसके बाद अपवर्तित के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तित, ए ऑप्शन कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे परावर्तित। परावर्तित का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर आती हैं और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती हैं वापस चली जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर परावर्तित में क्या होता है, जैसे यह प्रकाश यह जो चिकने तल है और इस चिकने तल पे जब प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा करके ऐसे निकल जाती हैं, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य जितना रहेगा उतना ही तरंगदैर्घ्य इसका भी रहेगा। यहाँ पे जो चाल होता है प्रकाश के चाल के क्या होता है बराबर होता है। तो परावर्तित में क्या होता है, जो लेमडा डैश रहेगा वह लेमडा के ही बराबर हो जाता है। क्यों जो जितना प्रकाश की किरणें आएगा टकराएगा उतने प्रकाश की किरणें निकल जाएगा। तो इसलिए लेमडा डैश किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा। और लेमडा डैश कितना आया था तो लेमडा का मान कितना आया था तो 589 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 589 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे नैनोमीटर हो जाएगा। तो पहला जो मान निकल गया तरंगदैर्घ्य की गणना करना था तो यहाँ पे कितना गया 589 नैनोमीटर के बराबर हो गया। परावर्तित में जितना तरंगदैर्घ्य आएगा उतना ही तरंगदैर्घ्य यह जाएगा, मतलब यह जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यह रहेगा, मतलब प्रकाश की किरणें टकराने पर और वापस जाने में। तो जितना यह यहाँ पे जितना हमारा दूरी तय किया उतना ही दूरी यह भी हुआ। तो समझ में आ गया होगा कि यह लेमडा डैश लेमडा के बराबर क्यों किया गया है। तो परावर्तित में तरंगदैर्घ्य का मान आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया गामा। तो गामा का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे गामा बराबर होता है सी बटा जो है लेमडा होता है। क्या होता है गामा बराबर सी बटा लेमडा, मतलब आवृत्ति बराबर होता है कि प्रकाश का चाल बटा क्या होता है तरंग दैर्घ्य होता है। अब गामा बराबर हो जाएगा सी का मान क्या है तो लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8। ये किसका मान है तो प्रकाश का चाल का मान है, 3 गुणे 10 के पावर 8 हो गया। और लेमडा का मान दिया गया 589, कितना दिया गया 589 गुणे 10 के पावर क्या है माइनस जो है माइनस यहाँ 9 घात दिया गया है। अब ये -9 घात ऊपर चला जाएगा, जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा गामा बराबर हो जाएगा और गामा बराबर लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर क्या है 3 गुणे 10 के पावर 8 घात था, तो ये घात ऊपर चला गया तो +9 घात जुट जाएगा बट्टा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे 589 हो जाएगा। गामा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 और 9 जोड़ लेंगे तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 घात हो जाएगा, 10 के पावर 17। अब बटा क्या हो जाएगा यह 589 हो जाएगा। अब ये 589 इसमें 3 से भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत कम है, इसलिए इसमें से 3 जीरो इसको दे देगा। जब ये 3 जीरो देगा तो ये बन जाएगा 3000 हो जाएगा और 10 के
पावर, यह 17 घात था तो अब यह हो गया 14 घात हो गया, बट्टा हो जाएगा और नीचे का लिखेंगे 589 हो जाएगा। तो यह 14 घात कैसे बना है कि क्योंकि 17 घात में से 3 जीरो इसको दे दिया तो वह 3000 बना और 10 के पावर 14 घात हो गया। अब ये 589 से जब 3000 में भाग कर देंगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, 5.09 आ जाएगा और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसमें दो प्रश्न क्लियर हो गया कैसे इसको हल किया गया। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो परावर्तित में याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें गामा पूछा गया था मतलब आवृत्ति, तो आवृत्ति की गणना कैसे किया गया समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं इसमें तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें चाल बराबर पूछा गया है। तो चाल इसमें जब देखेंगे तो यह चाल क्या, प्रकाश के आया टकरा के गया, मतलब ये प्रकाश का चाल जो है यहाँ पर जितना रहेगा 3 × 10 की पावर 8 उतना ही जो है इधर भी प्रकाश का चाल रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर जो है भी जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा और भी बराबर सी का मान कितना है 3 × 10 के पावर क्या होता है 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ पर 3 मान निकल गया। पहला मान क्या निकालना था, लेमडा का मान, तो लेमडा का मान निकल गया। दूसरा मान जो है गामा का निकालना था तो गामा का मान निकल गया और तीसरा मान भी का निकालना था तो भी सी के क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब सी भी के बराबर क्यों, भी जो है सी के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रकाश किरणें ऊपर आया, ऊपर से ऊपर ही चला गया, नीचे नहीं गया। तो जब नीचे नहीं गया तो इसका प्रकाश का चाल बदलेगा नहीं, तो इसलिए प्रकाश के चाल जो है सी बराबर भी बराबर सी और सी का मान क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपवर्तित के लिए अब हल करेंगे, तो अब अपवर्तित के लिए क्या दिया गया, इसमें लेमडा डैश का मान निकालना है, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति निकालना है और चाल जो है इसमें भी निकालना है। तो 3 मान और निकालना है लेकिन वह अपवर्तित प्रकाश के लिए निकालना है। तो अब यहाँ पे बी के लिए हल करेंगे, तो अब यहाँ बी ऑप्शन लिख लेंगे बी। अब बी में किसके लिए निकालना है, अपवर्तित के लिए, तो यहाँ लिखेंगे अपवर्तित के लिए, अपवर्तित के लिए। अब इसमें किसका किसका गणना करना था, तो अपवर्तित में लेमडा डैश, मतलब यहाँ पे जैसे या नीचे के जो सतह दिया गया है यहाँ पे जल है, कैसे पता है, क्योंकि इसमें जल का अपवर्तनांक दिया गया है। प्रकाश की किरणें जब जल में आएगा तो यहाँ से क्या होगा विक्षेपित हो जाएगा, तो इस घटना को क्या कहा गया, अपवर्तित कहा गया है। तो इसमें जो है लेमडा डब्लू का मान निकालना है और इसमें गामा का मान निकालना है और भी का मान निकालना है। 3 प्रश्न इसमें भी हल करना है। और इसमें किसका मान दे दिया गया, तो लेमडा का मान कितना दिया गया था 589 नैनोमीटर था, तो 10 के पावर क्या था -9 मीटर। जो लेमडा का मान जो प्रश्न नंबर ए में दिया गया था वही प्रयोग इसमें भी करेंगे। और इसमें अपवर्तनांक दे दिया गया, अपवर्तनांक कितना दिया गया 1.33 जो है अपवर्तनांक प्रश्न में दिया गया है। अब लेमडा डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं, सूत्र तो आप लोग को याद हो गया क्योंकि थ्योरी वाले में सब सूत्र को बताया गया था। तो लेमडा डब्ल्यू का सूत्र होता है लेमडा बटा क्या होता है एन होता है। लेमडा डब्ल्यू का सूत्र क्या है, लेमडा बटा एन। अब यहाँ पे लेमडा क्या नाम होता है, तो कहेंगे तरंगदैर्घ्य है और एन का नाम क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक है। अब लेमडा का मान कितना दिया गया है, तो लिखेंगे 589 दिया गया है, 10 के पावर क्या है -9 दिया गया है, बटा हो गया और यहाँ पर 1.33 दिया गया है। तो 1.33 किसका मान है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मान दिया गया है। अब यहाँ पर 1.33 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 589 में भाग दिया जाएगा, तो भाग देने पर कितना आएगा, या भाग नहीं देना चाहते हैं, इसको दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ 100 से गुणा कर लीजिए, दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यह ऊपर क्या था 589 था, 589 तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, बटा हो जाएगा और यहाँ पे भाग जो है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 101.33 था, तो ये 100 से दशमलव जो है हट जाएगा, तो इसको कहेंगे 133 हो जाएगा। तो ये लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह कैसे आया, 100 से इसलिए गुणा किया गया क्योंकि दशमलव नीचे का क्या होगा हट जाएगा। अब यहाँ पे जो है 133 से जब इसमें भाग कर देंगे
तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2 जीरो कम कर लिया जाएगा। यहाँ जैसे 2 जीरो दिया गया है तो 2 जीरो इसमें -9 घात है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 589 लिख सकते हैं। गुणे 10 के पावर 2 घात हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -9 हो गया, बटा हो जाएगा और नीचे लिखेंगे 133। अब 133 से 589 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दशमलव आ जाएगा, 4.43 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर और 2 में से 9 को घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 घात हो जाएगा। तो 4.43 गुणे 10 के पावर -7 हो गया और लेमडा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेमडा डब्लू का मान पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा डब्लू का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लेमडा डब्लू का मान कितना आ गया, 4.43 गुणे 10 के पावर -7 मीटर आ गया। और इसमें जो गामा निकालना था, तो जो परावर्तित में गामा निकला था वही गामा इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो गामा बराबर सी बट्टा जो है लेमडा का प्रयोग करेंगे। तो गामा का मान क्या आया था, तो अभी हम लोग ए वाले प्रश्न में हल किए थे, तो गामा का मान कितना आया था। तो इसी तरह जो है ए वाला प्रश्न को हल कर लेंगे तो 5 दशमलव का आया था 09 गुणे 10 के पावर क्या आया था, इसमें 14 आया था। ए वाला प्रश्न को आप लोग हल किए होंगे तो उसमें गामा का सूत्र का प्रयोग किया गया था। तो सी बटा क्या था, लेमडा, इसी में मान भरा गया था और भर करके हल किए थे। तो कितना उत्तर आया था, 5.09 गुणे 10 के पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा। और इसमें जो एक और प्रश्न पूछा गया है, इसमें जो है भी का मान पूछा गया है। तो इसमें 2 प्रश्न हल हो गया। अब ये वाला प्रश्न को हल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ए में इसको हल कर दिया गया। ए वाला प्रश्न को जब हल किए हैं तो इसमें गामा बराबर निकाल चुके हैं, वही मान को पूरा हल करना था, तो इसलिए इसको हल पूरा नहीं किया गया है। अगर हल करना चाहते हैं तो आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, इसमें प्रश्न भी पूछा गया था। तो एक सूत्र पढ़े होंगे, जानते होंगे, यन बराबर सूत्र होता है यन बराबर सी बट्टा क्या होता है, भी होता है। अब ये भी को ऊपर करेंगे और यन को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। ये किसका सूत्र है, तो अपवर्तनांक का यह सूत्र है। और ये सूत्र किसने बनाए थे, तो फोको नाम के वैज्ञानिक थे, यही सूत्र जो है बनाए थे। अब भी को यहाँ पे ऊपर कर देंगे, बराबर हो जाएगा सी बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो भी बराबर हो गया। और सी का मान कितना होता है, तो सी का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। और यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तनांक का मान 1.33 प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर 1.33 से अगर इसमें भाग करेंगे, अगर भाग भी नहीं देना चाहते हैं तो कितना से गुणा कर लें, यहाँ पर 100 से जो है क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा ऊपर 300 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर क्या बनेगा, 8 हो गया, बटा और इसका दशमलव हट जाएगा 133 हो जाएगा। अब 133 में से जो है, अब यहाँ 300 में भाग कर देंगे तो मान आ जाएगा 2.25 गुणे 10 के पावर जो है 8 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। तो पहला प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया था और दोनों प्रश्न में 3-3 प्रश्न दिया गया था। पहला में लेमडा का मान निकालना था, गामा का मान निकालना था, और जो तरंगार्ग बनता है तो बताया गया था थ्योरी में, जब एक बिंदु प्रकाश स्रोत से जब तरंगार्ग निकलता है तो इस प्रकार के तरंगार्ग को गोली तरंगार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अपसरित होता है तब तरंगार्ग गोली तरंगार्ग होगा। तरंगार्ग क्या होगा, गोलीय होता है, लिख लेंगे। अब कैसे होता है यह बताया गया था थ्योरी में, कि अगर जो है किसी एक बिंदु स्रोत है, जैसे यहाँ यश एक स्रोत है और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब निकलता है तो प्रकाश की किरणें जो ऐसे प्रकाश की किरणें जो है
अपसरित होता है। तो इस प्रकार का जो तरंगार्ग होता है, बताया गया था कि इस प्रकार के तरंगार्ग को क्या कहा जाएगा, गोली तरंगार्ग कहा जाता है। यह थ्योरी में जो है बताया जा चुका है। यदि आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश को जो अपसरित किया जाता है तो वह तरंगार्ग क्या होता है, गोली तरंगार्ग होता है। तो इसमें 2 वाले प्रश्न में ए वाला प्रश्न का उत्तर जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, तो बी वाला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो इसमें क्या दिया गया है कि उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। तो यहाँ पे जो है एक स्रोत है, मान लेते हैं यहाँ यश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है निकल रहा है। अब यहाँ इसके सामने जो है एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होता है तो ये प्रकाश किरणें जब आपतित होगा तो यह प्रकाश किरणें जब आपतित होकर के क्या हो जाता है, यहाँ से सीधा समांतर हो जाता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जब यहाँ से प्रकाश किरणें जब इसके ऊपर किरणें गुजरेगा तो जब अपवर्तित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें क्या होता है, समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे समांतर जो है, यहाँ पे कहेंगे समतल इसको तरंगार्ग कहा गया है या समांतर तरंगार्ग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जब एक बिंदु जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है, तब लेंस के निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के तरंगार्ग को समतल तरंगार्ग कहा जाता है। कितना आसान है। जब बिंदु स्रोत से जो उत्तल लेंस के फोकस पे जब रखा जाता है तो लेंस के निर्गत प्रकाश जो है क्या हो गया है, समांतर। मतलब यह और यह जो है किस रेखा में जा रहा है, समांतर। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के तरंगार्ग को क्या कहा गया, समतल तरंगार्ग कहा जाता है। तो बी वाला प्रश्न जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसमें सी वाला प्रश्न को आप समझेंगे। तो सी प्रश्न दिया गया है, किसी दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश तरंगार्ग का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। तो किसी दूरस्थ तारों से अगर प्रकाश की किरणें आता है तो इसमें किस प्रकार के तरंगार्ग उत्पन्न होते हैं। तो इस स्थिति में याद रखेंगे समतल तरंगार्ग उत्पन्न होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, समतल तरंगार्ग जो है उत्पन्न होंगे। लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार, इस स्थिति में तरंगार्ग की आकृति समतल
समतल होती हैं, समतल होती हैं। अब क्यों होती हैं? क्योंकि किसी दूरस्थ तारों से जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रकाश की किरणें जो है समांतर ऐसे आती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो जब सीधी रेखा में चलेंगी प्रकाश की किरणें तो इसको क्या कहा गया? समतल, जो कहा गया समतल तरंगार्ग कहा गया। आप मतलब ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कहा जा सकता है। तो जो सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गुजरते हैं तो सीधी रेखा में जो तरंगार्ग होता है उसको क्या कहा गया है? समतल तरंगार्ग कहा गया है। तो इसमें 3 प्रश्न दिया गया था, तो तीनों प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो यदि तरंगार्ग की परिभाषा नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है वीडियो है, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा मान दिया गया है और इसमें कौन सा मान पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पढ़ेंगे क्या दिया गया है। तो कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे दिखाएंगे? यन से, और यन बराबर दिया गया है 1.5। अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो चाल पूछा जा रहा है, तो चाल किससे दिखाते हैं? भी से। भी बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। सी का मान दिया गया है, सी का मान क्या है? 3 × 10⁸ क्या है? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सी का नाम क्या है? प्रकाश का चाल कहा जाता है। अब यहाँ सूत्र पढ़े होंगे, यन बराबर बताया गया है अभ्यास में, यन बराबर होता है सी बटा क्या होता है? सी बटा भी होता है। यह किसका सूत्र है? अपवर्तनांक का सूत्र है। अगर ये भी को ऊपर कर दे तो यन को नीचे भेज देंगे तो भी बराबर क्या बन जाएगा? सी बटा यन हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा भी बराबर हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पे रख लेंगे। सी का मान 3 × 10⁸ क्या है? 8 हो जाएगा, बटा, और यन का मान क्या है? 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सूत्र को बनाया गया है। पहले यहाँ पर यन बराबर सी बटा भी होता है, तो सी को ऊपर कर देंगे, यन को नीचे कर देंगे, तो ये सी का मान रख देंगे और यहाँ पर यन का मान रख लेंगे। अब यहाँ पर यन का मान 1.5 है। अब 1.5 से जो है 3 में भाग करेंगे तो 1.5 दूना 3 होता है, 2 बार में कट जाएगा। तो भी बराबर क्या आ गया? 2 × 10⁻, क्या हो गया? 8 हो गया, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर किसका चाल निकल गया? तो यहाँ पर निकल गया कांच में प्रकाश का चाल। तो यहाँ लिख देंगे, अतः कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 3 का बी में प्रश्न देख सकते हैं, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती हैं? तो लिखेंगे हाँ, यह निर्भर करती हैं, क्योंकि जब प्रिज्म पर जब प्रकाश के किरणें को आपतित किया गया था तो उसमें से 7 रंग की पट्टियां दिखाई दिया था। आप लोग पढ़े होंगे जब प्रिज्म किसे कहते हैं और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उसमें बताया गया था कि अगर प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो यह सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, तो कौन सा रंग इसमें धीमा चलेगा? क्योंकि इसमें जो धीमा की बात कहा गया है तो जिसका अपवर्तनांक कम रहता है वह धीमा चलता है, तो इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कम है, तो इसलिए प्रिज्म में जो है बैंगनी रंग जो है धीमा चलता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे कि हाँ, पहले लिखेंगे हाँ। हाँ मतलब यह क्या प्रकाश की चाल और प्रकाश के रंग पे निर्भर करता है? लिखेंगे हाँ, निर्भर करता है। लिखेंगे यहाँ पे हाँ, निर्भर करता है, निर्भर करता है, करता है। अब अगला, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो लिखेंगे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जब कम रहेगा तो जो है बैंगनी रंग प्रिज्म में क्या होता है? धीमा चलता है। यहाँ लिखेंगे बैंगनी
बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है, कम होता है। इसलिए बैगनी रंग प्रिज्म में धीमा चलता है, प्रिज्म में धीमा चलता है। कितना आसान है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है? कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रिज्म में क्या होता है? धीमा चलता है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 यम है। अब यहाँ पे दिया गया प्रश्न में झिरियों के बीच की दूरी, तो झिरियों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखेंगे स्मॉल डी से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर कितना दिया गया है? तो डी बराबर दिया गया 0.28 यम है, मतलब इसको मिमी बोला जाता है, मिलीमीटर। अगला लाइन बनेगा डी बराबर, अगर इसको मिमी को हटाएंगे तो 0.28 यहाँ पे नोट कर लेंगे, मिली में 10 के पावर -3 घात होता है, तो यह मिली से जो है किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। याद रखेंगे मिमी जब रहेगा, इसको मीटर में जब बदलते हैं तो कितने से गुणा करते हैं? 10 के पावर -3 से गुणा कर लेते हैं, तो वह मिमी किस में बदल जाता है? मीटर में बदल जाता है। अब यहाँ पे कितने स्थान पे दशमलव लगा हुआ है? तो 2 स्थान पे दशमलव लगा है। यदि इसका दशमलव हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? डी बराबर बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे अब 28 गुणे 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब 2 स्थान जो है दशमलव लगा हुआ था, तो यह 2 स्थान को जब हटा देंगे तो -3 घात और -2 घात मिलके कितना बन जाएगा? -5 घात हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव जब हटाया जाएगा तो -5 घात बन जाएगा। तो समझ में यह लाइन आ गया होगा। अब आगे दिया गया है, तथा पर्दा कितने दूरी पर दिया गया? 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो पर्दा के बीच की दूरी को जो है कैपिटल डी से दिखाएंगे, और डी बराबर दिया गया यहाँ पर 1.4 मीटर दिया गया है। यदि इसको जो यहाँ पर अगर इसका भी दशमलव हटाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ डी बराबर हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 10 के पावर, और यहाँ दशमलव कितने स्थान पे लगा है? तो एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर -1 घात हो जाएगा और यहाँ का बन जाएगा मीटर हो जाएगा। तो दशमलव हटाना जो है आप सभी विद्यार्थी सीख लीजिए कैसे दशमलव को हटाया जा रहा है। यहाँ पे 2 स्थान दशमलव लगा हुआ था, तो 2 स्थान हटाया तो -3 था, तो क्या बन गया? -5 घात बन गया। तो यहाँ 2 मान जो है क्लियर हो गया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ है। अब यहाँ पे चतुर्थ जो है यहाँ पे दिया गया दीप्त है, तो इसलिए लिखेंगे यम बराबर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ जब भी दीप्त की संख्या जो है दिया रहेगा तो इस दीप्त की संख्या को सदैव यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी, अब यहाँ दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी कितना दिया गया है? तो 1.2 सेमी दिया गया है। तो दीप्त फ्रिंज की दूरी को यक्ष यम से प्रदर्शित करते हैं, और यक्ष यम बराबर दिया गया है 1.2 सेमी प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ सेमी दिया गया है, तो सेमी को जो है किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो सेमी से जब मीटर में बदला जाता है तो कितना से गुणा करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 उतर जाएगा, 10 के पावर -2 से गुणा कर लेंगे, तो यह सेमी से किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो सेमी से मीटर में बदलने के लिए याद रखेंगे 10 के पावर -2 से जब गुणा करते हैं तो वह सेमी किस में बदल जाता है? मीटर में बदल जाता है। यदि इसका दशमलव भी हटाना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर यक्ष बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 10 के पावर -3 घात हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा। तो 10 के पावर -3 घात कैसे है? एक स्थान दशमलव लगा हुआ था और इसका दशमलव क्या किए हैं? हटा
दिए हैं, तो इसलिए 10 के पावर -2 और -1 घात मिलके 10 के पावर -3 घात हो गया। तो ये एक्सियम का भी मान निकल गया। अब आगे लिखा गया प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्ध्य मतलब क्या होता है? लेमडा, और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, मतलब इसमें लेमडा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 मान जो है दिया गया, 4 मान दिया गया। क्लियर देखिए, पहले स्मॉल जो है डी का मान दिया गया है, कैपिटल डी का मान दिया गया है, और यम का मान दिया गया है, और एक्सियम का मान इस प्रश्न में दिया गया है, और लेमडा का मान जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो लेमडा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो दीप्त फ्रिंज के लिए जो सूत्र बना हुआ है, यह सूत्र का निगमन जो है कराया जा चुका है अभ्यास में। तो यक्स यम बराबर सूत्र होता है, यक्स यम बराबर यम लेमडा डी बटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल जो है डी हो जाएगा, स्मॉल डी। ध्यान देंगे यहाँ पर स्मॉल डी हो जाएगा। क्या सूत्र बना? यक्स यम बराबर होता है यम लेमडा डी बटा डी हो जाएगा। अब इसमें जो इस लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा का मान निकालने के लिए यहाँ पर से जो है गुणा कर लेंगे। अब यक्स यम का गुणा किस में होगा? डी में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर यम लेमडा डी बराबर यक्स यम गुणे क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अब यहाँ लेमडा को रोक लेंगे, लेमडा बराबर क्या बनेगा? तो अगला लाइन बनेगा यक्स यम गुणे डी बटा हो जाएगा, और नीचे जब आएगा, तो नीचे जब आ जाएगा तो क्या बनेगा? यम हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? डी हो जाएगा। तो लेमडा का सूत्र जो है समझ में आ गया होगा। लेमडा बराबर क्या बना? यक्स यम गुणे डी बटा यम डी हो गया। अगला लाइन जो बनेगा लेमडा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स यम, तो यक्स यम का मान कितना दिया गया है? तो यक्स यम का मान 12 गुणे 10 के पावर -3 दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं यक्स यम का मान दिया गया 12 गुणे 10 के पावर -3 हो गया, और जो है यहाँ पर जो डी का मान कितना दिया गया है, तो ऊपर देख सकते हैं डी का मान जो दिया गया 28 गुणे 10 के पावर -5 दिया गया है, बटा हो जाएगा। और यम, अब यहाँ यम का मान देख लेंगे, यम का मान कितना है? तो यहाँ यम का मान 4 है, तो यहाँ यम का मान 4 रख लेंगे। और डी का मान कितना है? तो ऊपर डी का मान दिया गया 14 गुणे 10 के पावर -1 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो इसका जो है मान क्रमशः ऊपर से देख करके जो है मान को भर लीजिएगा कि यक्स का मान क्या है, डी का मान क्या है, यम का मान क्या है, और यहाँ कैपिटल डी का मान क्या है। तो सबका मान जब रख लेंगे, तो रखने के बाद से जो है यहाँ पे देखेंगे ये 14 से जो 28 कट जाएगा, 14 दूना 28, ये 2 बार में कट गया, और 4 तिया जो है 12, ये 3 बार में कट गया। लिखेंगे अगला लाइन लेमडा बराबर हो जाएगा। अब ऊपर बचा क्या? तो ऊपर 3 बचा, गुणे हो गया, 2 बचा, 10 के पावर -3 -5 10 के पावर -8 हो गया, और नीचे -1 घात था, ऊपर जाएगा तो यह +1 घात हो जाएगा। तो नीचे से जब इसको ऊपर भेजते हैं, तो जो माइनस घात है जब ऊपर जाता है तो प्लस घात हो जाता है। तो लेमडा बराबर, अब अगला लाइन बनेगा 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10 के पावर 1 में से 8 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 7 घात बन जाएगा। तो यह हो गया 6 गुणे 10 के पावर -7, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मीटर हो जाएगा। तो यह जो है तरंगदैर्ध्य का मान क्या या निकल गया। अगर इसको जो है तरंगदैर्ध्य का जो मान निकला गया, अगर एंगस्ट्राम में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 घात बनाना है। जब 10 घात कैसे बनेगा? तो अगला लाइन लिख सकते हैं लेमडा बराबर, और यहाँ लिख सकते हैं 6000, क्या लिख सकते हैं? 6000, और पावर क्या इसके बगल में लिख सकते हैं? 10 के पावर माइनस, अब क्या बन गया? 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो जब बढ़ाएंगे तो -7 था, तो क्या बन जाएगा? -10 हो जाएगा। अगर 10 के पावर -10 को अगर हटा दें तो 10 के पावर -10 किसका मान होता है? एंगस्ट्राम का मान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो अगर एंगस्ट्राम में निकालना चाहते हैं तो एंगस्ट्राम में निकालिए, या मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में निकाल सकते हैं। तो आप चाहे यहीं तक लिख सकते हैं, और या एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो क्या बन जाएगा? एंगस्ट्राम में निकल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 5। तो 5वां प्रश्न दिया गया है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में लेमडा तरंगदैर्ध्य का एक वड़ी प्रकाश उपयोग करने पर
पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लेम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर लेम्डा बटा 3 है। तो यहाँ पे प्रश्न को जो है ध्यान देंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है शुरुआती में पथांतर कितना दिया गया है, लेम्डा दिया गया है, और इसकी तीव्रता क्या दिया गया है, के दिया गया है। और कह रहा प्रकाश की तीव्रता अब कितनी हो जाए कि इसकी पथांतर जो है लेम्डा बटा जो है 3 हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ सबसे पहले क्या क्या दिया गया पहले इसको नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पथांतर, सबसे पहला पथांतर इसमें कितना दिया गया है, तो लिखेंगे इसमें पथांतर बराबर दिया गया है लेम्डा दिया गया, क्या दिया गया, लेम्डा। और यहाँ पर इसकी तीव्रता, पहली तीव्रता को इसको I1 से दिखाएंगे, तो I1 बराबर तीव्रता कितना दिया गया है, के दिया गया है। तो यहाँ पथांतर लेम्डा हो गया और तीव्रता जो है के हो गया। और दूसरा यहाँ लिखेंगे पथांतर कितना दिया गया है, तो पथांतर यहाँ पर देख सकते हैं पथांतर कितना है, लेम्डा बटा 3 दिया गया है। और यहाँ पर इसकी तीव्रता I2 बराबर जो है पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं पथांतर लेम्डा है तो तीव्रता के है, पथांतर लेम्डा बटा 3 है, तो यहाँ पर तीव्रता बताना है क्या होगा। तो यहाँ I2 मतलब दूसरी तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पहली जो है, पहली कलांतर यहाँ पे गणना करेंगे, पहली कलांतर। तो पहली कलांतर का सूत्र क्या बनेगा, कलांतर बराबर सूत्र बन है 2 पाई बटा जो है लेम्डा गुणे जो है पथांतर होता है। ये किनका सूत्र है, तो यह कलांतर का सूत्र होता है 2 पाई बटा लेम्डा गुणे पथांतर बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 2 पाई बटा हो जाएगा लेम्डा हो जाएगा, और पहली कलांतर है तो पहली पथांतर यहाँ पे नोट करेंगे। तो पथांतर का मान इसमें लेम्डा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे लेम्डा, और यह लेम्डा से लेम्डा कट गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 पाई बचेगा, और अगला बनेगा 2 उतर जाएगा, पाई का मान 180 होता है, और 2 में 180 का गुणा करेंगे तो 360 अंश का कोण बन रहा है। तो पहला कलांतर θ1, और यहाँ पर लिखेंगे θ1, और यहाँ θ1, और यहाँ पर भी θ1। तो θ1 कितना निकल गया, 360 अंश निकल गया। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरी, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी कलांतर। तो दूसरी कलांतर का सूत्र क्या बनेगा, तो दूसरी कलांतर का भी सूत्र इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्या होगा 2 पाई बटा लेम्डा हो जाएगा गुणे क्या होगा पथांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर पथांतर इसमें कितना दिया गया है, तो लेम्डा बटा 3 दिया गया है। दूसरी जो हमारा पथांतर है वह लेम्डा बटा 3 है, और पहली पथांतर क्या था, लेम्डा था, तो लेम्डा से लेम्डा कट गया था। और यहाँ पे लिखेंगे θ2, यह θ1 है तो यह θ2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा बटा लेम्डा उतर गया, और पथांतर का मान कितना है, तो लेम्डा बटा 3 है। अब लेम्डा से लेम्डा कट जाएगा, अगला बनेगा θ2 बराबर 2 उतर जाएगा, पाई का मान 180 बटा क्या होगा 3 होगा, और 3 से जो है यहाँ पर जो है 180 को काट देंगे तो 60 ही बनेगा, 60 में 2 का गुणा करेंगे तो θ2 बराबर जो है 120 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर θ2 जो है 120 अंश का कोण बना, और θ1 जो बना है वह जो है 360 अंश का कोण बना हुआ है। तो पहली कलांतर और दूसरी कलांतर जो है गणना हो गया। अब यहाँ पर पहली तीव्रता की गणना करेंगे, तो पहली तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहली तीव्रता बराबर सूत्र बताया गया है I2 बराबर सूत्र है I1, क्या लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर बनेगा I प्लस 2 अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पर I गुणे I इंटू क्या सूत्र है कास, और यहाँ लिखेंगे θ1 हो जाएगा। यह किनका सूत्र है, तो पहली तरंग की जो व्यतिकरण का तीव्रता का सूत्र बनेगा, यहाँ लिखेंगे I बराबर I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I कास θ1 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा I1 बराबर I और I को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2I हो जाएगा, प्लस हो गया 2 हो गया, अंडर रूट हो गया, I में I का गुणा करेंगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा,
कास हो जाएगा और थीटा 1 का मान क्या है 360 ही अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे कास जो है 360 अंश का मान यहाँ पे रख लेंगे तो लिखेंगे अगला लाइन बनेगा I1 बराबर हो जाएगा 2I प्लस 2 हो जाएगा, वर्ग से इसका करनी को क्या करेंगे हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे I, और कास 360 अंश का मान 1 होता है। कास 360 अंश का मान कितना होता है 1। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे या त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, कास 360 अंश का मान 1 होता है। अगला लाइन बनेगा 2I उतर जाएगा प्लस 2I में इसको गुणा करेंगे तो 2I और 2I मिल करके कितना बनेगा तो I1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4I हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान निकला है ये किसका मान निकला है, तो यहाँ पर I1 बराबर क्या गया 4, यहाँ पर क्या आया I आ चुका है। तो यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे यहाँ तक आया हुआ है। और यहाँ I1 मतलब पहली तीव्रता दिया हुआ है। यहाँ एक बार देख सकते हैं I1 का मान कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हैं I1 के जगह पे क्या रख सकते हैं, अब K रख सकते हैं। तो यह I1 को हटा देंगे और I1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर K हो गया, K बराबर 4I हो जाएगा। तो I बराबर क्या बनेगा, तो I बराबर हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा तो K बटा क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो यह पहली जो है तीव्रता के सहायता से इसका I का मान निकल गया। अब यहाँ पे दूसरी तीव्रता के लिए आप सूत्र लिखेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरी तीव्रता। अब इसी प्रकार दूसरी तीव्रता को जब हल करेंगे तो दूसरी तीव्रता किससे दिखाएंगे I2 से। I2 बराबर क्या बनेगा I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू कास क्या बन जाएगा अब थीटा 2 हो जाएगा। इसके पहले थीटा 1 था तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा 1 था तो अब थीटा 2 हो जाएगा। तो अगला लाइन बनेगा I2 बराबर हो गया 1I और 1I मिलके कितना हुआ 2I हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट I में I का गुणा करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, काश थीटा 2 हो जाएगा। यह लाइन जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अगला लाइन जो बनेगा I2 बराबर बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2I हो जाएगा, प्लस हो गया 2, वर्ग से करनी हटा देंगे तो I, और काश थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 120 अंश, क्या रखेंगे 120 अंश जो है निकला है। थीटा 2 कितना निकला था 120 अंश निकला था और थीटा 1 जो है 360 अंश निकला था। तो काश 360 अंश का मान क्या होता है, काश 120 अंश का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। ये किसका मान है, काश 120 अंश का मान है। जैसे यहाँ काश 360 अंश का मान 1 रखा गया है तो इसी प्रकार काश 120 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। 2 से 2 जो है कट जाएगा। अगला लाइन जो बनेगा I2 बराबर आगे यहाँ पर क्या बनेगा 2I हो जाएगा और I में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो I2 बराबर बन गया 2I में से 1I को घटा देंगे तो बनेगा I, और यहाँ पे देख सकते हैं I का मान निकल चुका है और I का मान कितना निकला है K/4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं I का मान रखने पर, I का मान रखने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का मान रखिए या I का मान रख लीजिए। I2 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे I की जगह K बटा क्या बन जाएगा 4। यह किसका मान आ गया, दूसरी तीव्रता की गणना करना था और दूसरी तीव्रता का मान कितना आ गया K/4 आ गया। तो प्रश्न नंबर 5 जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है। झिर्री प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे 2 तरंगदैर्ध्य दिया गया है। पहला तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है 650 नैनोमीटर है और दूसरा तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है 520 नैनोमीटर दिया गया है। तो यहाँ 2 तरंगदैर्ध्य है। तो पहला तरंगदैर्ध्य लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ λ1। तो λ1 बराबर कितना है, तो λ1 बराबर दिया गया 650 नैनोमीटर। अब ये नैनो को हटा देंगे तो λ1 बराबर हो जाएगा 650 और नैनो में कितना पावर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो -9 कहाँ से आ गया, जब नैनोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -9 से गुणा कर लेते हैं। और λ2 यहाँ पे दिया गया है, λ2 बराबर
520 नैनोमीटर दिया गया है। तो लेमडा 2 बराबर हो जाएगा 520 नैनो में कितना पावर होगा 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे कि लेमडा 1 का मान क्या है और लेमडा 2 का मान क्या है। अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है, एक जो प्रश्न दिया गया 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उचिष्ट की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो दिया गया 650 नैनोमीटर में जो है और यहाँ पे जो दिया गया 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य में तीसरे दीप्त के लिए, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए, और ए में सबसे पहला जो हल करेंगे यहाँ पर यम बराबर लिखेंगे यहाँ पर यम बराबर तीसरे, यम बराबर का लिखेंगे तीसरे। और यहाँ दिया गया प्रश्न में यहाँ नोट कर लेंगे कि डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर प्रश्न में यहाँ नीचे दिया गया है 120 सेमी दिया गया है। अब यह 120 सेमी दिया गया है तो इस सेमी को जो है मीटर में बदल लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है सेमी को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -2 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो D बराबर हो जाएगा, अब यहाँ 120 था, अब यहाँ 10 के पावर -2 से गुणा कर लेंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और यहाँ छोटा d का मान कितना दिया है, तो लिखेंगे छोटा d बराबर दिया गया 2 mm दिया गया, मिलीमीटर है। अब यह d बराबर लिखेंगे 2 और मिलीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो -3 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो सेमी को ध्यान देंगे, जब सेमी को मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं, और मिलीमीटर आता है तो मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -3 से गुणा कर लेते हैं। और यम का मान इसमें 3 दिया गया है और यक्सयम का मान पूछा जा रहा है, तो यक्सयम बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यक्सयम का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे यक्सयम बराबर फार्मूला होता है यम लेमडा डी बटा और डी हो जाएगा। यह सूत्र किनका है, तो यक्सयम का सूत्र जो है बताया गया है, और इसका निगमन करके सूत्र का जो है निगमन करके अभ्यास में बताया गया कि ये सूत्र कैसे बना है। तो आपसे विद्यार्थी अगर इसका निगमन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके इस सूत्र का निगमन देख सकते हैं। अब यहाँ लेमडा का मान कौन सा रखा जाएगा, तो इसमें ए वाला प्रश्न में बोला गया है 650, यहाँ देख सकते हैं ए वाला प्रश्न में 650 नैनोमीटर का तरंगदैर्ध्य प्रयोग करेंगे। तो 650 का मतलब लेमडा 1 का प्रयोग करेंगे, लेमडा 2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अगला लाइन जो लिखेंगे यहाँ पे लेमडा 1 लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे यक्स यम बराबर हो जाएगा, और यम का मान क्या है, तो यम का मान 3 है, और लेमडा 1 का मान दिया गया 650 गुणे 10 के पावर -9 दिया गया है, और डी जो बड़ा डी का मान दिया गया है 120 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है, बटा हो जाएगा। और छोटा डी का मान दिया गया 2 गुणे 10 के पावर -3 दिया गया है। तो यह सब मान कहाँ से नोट करना है, ऊपर जो मान निकला है वही मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अगला लाइन जो बनेगा यक्स यम बराबर हो जाएगा, अब 3 का गुणा जो है 650 में कर लेंगे, और 2 से जो है 2 से 120 कट जाएगा, कितने बार में, 60 बार में। तो यहाँ 60 हो जाएगा, 60 गुणे हो गया 10 के पावर -9 और -2 -11 हो जाएगा, और 3 जो नीचे घात है वह 3 घात ऊपर चला जाएगा तो +3 घात हो जाएगा। और बटा में जो 2 था, 2 से 120 को काट दिए तो नीचे अब बटा में अब कुछ नहीं बचेगा। अब अगला लाइन लिखेंगे यक्स यम बराबर हो जाएगा, और 3 का गुणा, अब ध्यान देंगे यहाँ पर 3 का गुणा 650 में करेंगे, जितना उत्तर आएगा और उसका गुणा 60 में कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 11,7,0,0 आ जाएगा। इसका गुणा करके आप सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा, 10 के पावर 3 में से जब 11 को घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। अगर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, 1 के 5 दशमलव लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, यक्स यम बराबर हो जाएगा
1.17 हो जाएगा गुणे 10 के पावर, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 जो स्थान इधर जब घुसकेगा तो -8 था तो क्या बन जाएगा -3 घात हो जाएगा। और यक्ष्यम का मात्रक क्या होगा, तो ये दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसमें यक्ष्यम की गणना करना था और यक्ष्यम का मान क्या गया, निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर अब बी दिया गया है, अब बी वाले प्रश्न को हल किया जाएगा। तो बी प्रश्न में दिया गया है केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए। अब इसमें दूरी की गणना करना है जहां दोनों तरंगदैर्ध्यों के कारण दीप्त क्या हो, फ्रिंज संपाती हूं। अब यहाँ संपाती होने का नियम लागू किया जाएगा और उसका जो है उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी की भी गणना करना है। और इसमें जो है यक्ष्यम का मान जो दिया गया था, पहले जो यक्ष्यम का मान कितना निकला था, तो यक्ष्यम का मान इसमें जो है निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे क्रमशः एक एक लाइन को समझना है। जो प्रश्न में जो ए का मान दिया गया है वही मान इसमें भी रखना है। λ1 का मान जो इसमें क्या दिया गया था, λ2 का मान क्या दिया गया था, सभी मान इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के लिए हल लिखने के बाद से लिखेंगे संपाती होने के लिए। तो संपाती होने का सूत्र क्या होता है, तो संपाती होने का नियम क्या होता है, तो व्यतिकरण में जो संपाती होने का नियम होता है, अब यहाँ सूत्र लिख लेंगे कि यम प्लस 1/m बराबर होता है λ1/λ2। ये किनका सूत्र है, संपाती होने का नियम है। अब यहाँ यम प्लस 1/m बराबर λ1/λ2 जब बराबर हो जाता है तो ये नियम क्या लागू होता है, संपाती होने का नियम लागू होता है। अब यहाँ यम के नीचे यम लिख सकते हैं, 1 के नीचे यम लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो m/m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/m हो जाएगा। और λ1 का मान इसमें क्या दिया गया है, तो λ1 का मान 650 था, नैनोमीटर था, 10 के पावर -9 हो जाएगा। और यहाँ नीचे क्या था, 520 नैनोमीटर था, 10 के पावर -9 हो जाएगा। तो यह λ1 का मान आ गया, यह λ2 का मान आ गया। यम से यम कट जाएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस हो जाएगा 1/m हो जाएगा, बराबर हो गया 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 खत्म, 0 से 0 खत्म, 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 चौको 52, मतलब 13 से इसको दोनों को काट दिए तो 5 बटा क्या हो गया, 4 हो गया। 1 को 75 करेंगे 1/m हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगला लाइन जो बनेगा 5/4 हो जाएगा, -1 हो गया, 1/m बराबर हो जाएगा 4 का नम 4, 5 - 4 बटा जो है 4 हो जाएगा। 1/m बराबर हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। कैंची गुणा कर लीजिए तो यहाँ यम का मान निकल गया। इसमें यम का मान नहीं दिया गया था तो इसलिए यम का मान कितना आया, 4 आ गया। तो यम बराबर कितना हो गया, यम बराबर 4 आ चुका। अब यम बराबर 4 आने के बाद अब ध्यान देंगे इसमें यक्ष्यम की गणना करना है। तो यक्ष्यम का सूत्र क्या होता है, तो यक्ष्यम का सूत्र बताया गया है कि यम है λ1, अब यहाँ लेमडा होगा डी बटा जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की बात कहा जा रहा है, तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य इसमें कितना था, तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य इसमें देख सकते हैं क्या मान दिया गया है। तो न्यूनतम यहाँ दूरी की गणना करेंगे, देख सकते हैं केंद्रीय ऊंची से उस न्यूनतम दूरी को गणना कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्ध्य दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम दूरी की गणना करेंगे तो यक्ष्यम बराबर यम का मान 4 है तो 4 रखेंगे, λ1 यहाँ रखा जाएगा और λ1 का मान इसमें कितना दिया गया था, 650 दिया गया था, तो यम का मान 4 हो गया। और यहाँ लिखेंगे 650 गुणे 10 के पावर -9 था। और डी का मान कितना था, तो डी का मान 120 था, तो 120 गुणे 10 के पावर क्या था, 10 के पावर -2 था, बटा हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे छोटा डी का मान क्या दिया गया था, 2 गुणे 10 के पावर
2 गुणे 10 के पावर -3 दिया गया था। अब 2 से इसको 120 को काटेंगे तो 60 हो जाएगा। 4 का गुणा, अब 4 का गुणा किस में करेंगे, 650 में करेंगे। 650 का गुणा होने के बाद 60 में गुणा करेंगे। 10 के पावर -9 -2 मिलके -11 + 3 हो जाएगा। ये -3 घात ऊपर जाएगा। जब ये घात ऊपर जाएगा तो यह प्लस घात में परिवर्तित तो हो जाएगा। अब 4 का गुणा 650 में करेंगे। 650 में करने के बाद 60 में करेंगे तो इसका गुणा आएगा 1 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। 10 के पावर 3 में से 11 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। अगर ये 0 1 2 3 4 5 5 स्थान पे अगर दशमलव लगाते हैं तो 1.56 गुणे 10 के पावर, अब यहाँ पे जो है -11 में 3 में से 11 घटाएंगे तो यह 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा -8 होगा। अब यहाँ से 5 स्थान दशमलव और इधर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 घात हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्थान दशमलव इधर आगे बढ़ाएंगे तो -3 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में आपको सबसे पहले यम का मान निकालना पड़ेगा। जब यम का मान निकल जाएगा तो इसमें जो है तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का प्रयोग करेंगे। जब न्यूनतम दूरी कहा गया है तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य यहाँ पे 650 जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा और न्यूनतम का मान रख करके इसको जब हल करेंगे तो आएगा 1.56 गुणे 10 के पावर -3 मीटर आ जाएगा। तो उम्मीद नंबर 7 क्या दिया गया है, एक द्विझिर्री प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक दीप्त की कोणीय चौड़ाई 0.2 अंश मापी गई है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पर्दे के बीच की जो दूरी दिया गया है वह 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे पहला मान जो दिया गया है d बराबर दिया गया है 1 मीटर, जो है पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर दिया गया है। और पर्दे के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे कैपिटल जो है D से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय चौड़ाई कितना मापा गया, तो 0.2 अंश पाई गई। मतलब जो इसका कोणीय चौड़ाई है उसका मान इसमें कितना दिया गया है, तो 0.2। तो और यहाँ पे कोणीय चौड़ाई को किससे दिखाएंगे, तो थीटा ए से दिखाएंगे। एयर माने हवा, और हवा में जो है इसका कोणीय चौड़ाई कितना है, तो लिखेंगे 0.2 अंश जो है कोणीय चौड़ाई है। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर कितना दिया गया है, लेमडा बराबर 600 नैनोमीटर दिया गया है। अगर नैनो को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 600 उतर जाएगा, नैनो में 10 के पावर क्या होता है -9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे मीटर हो जाएगा। नैनो को जब हटाया जाता है तो 10 के पावर -9 मीटर हो जाता है। अब अगला यहाँ पे देखेंगे क्या मान दिया गया है, यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबा दिया जाए। अब यहाँ जल में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, इसके पहले कहाँ पे था, हवा में था। अब इसको किस में डुबाया गया है, तो जल में डुबाया जाता है, तो उसकी कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये थीटा ए बराबर 0.2 अंश है, तो थीटा डब्लू बराबर जो है वाटर कहा जाएगा, यह पूछा जा रहा है। मतलब ये पानी का जो है कोणीय चौड़ाई की गणना करना है। अब यहाँ थीटा डब्लू बराबर पूछा गया है, और इसमें जल का अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया गया है, तो 4/3 जो है प्रश्न में दिया गया है। तो अब यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, थीटा डब्लू का जो है, थीटा मतलब डब्लू का मतलब जल का कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो थीटा डब्लू बराबर सूत्र होता है थीटा ए बटा होता है यन होता है। क्या होता है, थीटा ए बटा यन, ये किसका सूत्र है, तो जल के कोणीय चौड़ाई का सूत्र होता है। अगला लिखेंगे थीटा डब्लू बराबर हो जाएगा, थीटा ए का मान कितना दिया गया है, तो 0.2 दिया गया है, बटा हो गया, और यन का मान कितना है
4/3 दिया गया है। तो यह मान किसका है? तो थीटा ए का मान जो है 0.2 है और यन का मान जो है 4/3 है। अब यह 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा थीटा डब्लू बराबर हो जाएगा 2×6 हो गया 0.6 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो थीटा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 से जब भाग करेंगे 0.6 में तो 0 जो है 1.5 अंश हो जाएगा। मतलब जल में जो है कोणीय चौड़ाई कितना आ गया? 0.15 अंश हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो लेम्डा का मान और डी का मान जो दिया गया है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके सूत्र में नहीं है। तो सूत्र सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी सूत्र को याद रखिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तो प्रश्न हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 7 जो है आंसर आ चुका है। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है वाई से कांच में संक्रमण के लिए बूस्टर कोण क्या है? अब यहाँ पर बूस्टर कोण की गणना करना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद यहाँ नोट करेंगे कि अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है 1.5। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो n से प्रदर्शित करते हैं। और बूस्टर कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो IP से प्रदर्शित करते हैं। तो IP बराबर क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। माने बूस्टर कोण का दूसरा नाम होता है जो है ध्रुवण कोण भी इसको कहा जाता है। तो n बराबर 1.5 हो गया और IP बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब यहाँ पर IP की गणना करना है तो अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। मतलब आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में बताया गया था बूस्टर का नियम। किसका नियम? बूस्टर का नियम जो है पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो बूस्टर का नियम क्या होता है? तो बूस्टर का नियम होता है tan IP बराबर क्या है? n होता है। tan IP किसके बराबर होता है? तो n के बराबर होता है। बूस्टर का सूत्र है। अगला लाइन जो बनेगा tan हो जाएगा, यहाँ पर IP हो जाएगा, बराबर हो गया और n का मान कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। अब यहाँ tan का मान जो है 1.5 कितने अंश का होता है? तो 1.5 tan में याद रखेंगे 56.3 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan IP बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे tan 56.3 अंश हो जाएगा। यह कैसे मान निकला है? तो त्रिकोणमिति का जब सारणी का प्रयोग करेंगे तो इसका मान जो है tan 56.3 अंश का मान 1.5 होता है। तो बोर्ड के परीक्षा में यह मान दिया रहेगा, बगल में यहाँ कोष्टक में लिख दिया रहेगा कि tan 56.3 का मान क्या होता है? 1.5 रहता है। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया नहीं है लेकिन बोर्ड के पेपर में इसका मान दे दिया जाएगा जिससे आपको आसान हो जाएगा। तो ये 1.5 किसका मान है? तो tan 56.3 अंश का मान है। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, जब यहाँ तुलना करेंगे तो tan हट जाएगा और IP के स्थान पर क्या दिया गया है? तो लिखेंगे यहाँ पर IP बराबर हो जाएगा 56.3 अंश हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवण कोण कहा जाएगा या बूस्टर कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया? IP का मान निकल गया। बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर 8 भी जो है हल हो गया। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। तो तरंगदैर्ध्य कितना दिया गया है यहाँ पर? तो 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्ध्य यहाँ पर दिया गया है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है और पुनः तरंगदैर्ध्य का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहले किसका मान दिया गया? लेम्डा। और लेम्डा बराबर कितना दिया गया है? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। लेम्डा बराबर हो जाएगा और यहाँ पर अगर एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो कितना से गुणा करेंगे? 10
के पावर -10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं, तो यह जो एंगस्ट्रॉम से जो है किस में आ जाएगा, तो याद रखेंगे मीटर में आ जाता है। एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, तो 10 के पावर -10 से गुणा कर लेते हैं। अगर ये 3 जीरो कम कर दें तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -7 घात हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये लेमडा का मान निकल गया। अब यहाँ कहा गया परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे परावर्तित प्रकाश की जो है तरंगदैर्ध्य का मान निकालना है। तो परावर्तित प्रकाश के लिखेंगे यहाँ पर, परावर्तित प्रकाश के लिए किसका मान निकालना है, तो परावर्तित प्रकाश के लिए इसको लेमडा डैश कर लेंगे, और लेमडा डैश बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, और गामा बराबर भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो यहाँ दो प्रश्न जो इसमें यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखेंगे आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, तो यहाँ पर आपतन कोण का भी गणना करना है। तो इसमें 3 प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो है सतह है, और ये प्रकाश के किरणें आएगा, टकराएगा, और टकरा करके जब यह वापस जाता है तो इसका मतलब जितना तरंगदैर्ध्य यह आएगा उतना ही तरंगदैर्ध्य इसका भी होगा। मतलब परावर्तित के लिए तरंगदैर्ध्य का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे परावर्तित के लिए। अब यहाँ हल करेंगे, पहला जो हल किया जाएगा, परावर्तित के लिए किसका मान बराबर होता है, तो परावर्तित के लिए जो है तरंगदैर्ध्य का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब लेमडा डैश किसके बराबर हुआ, लेमडा के बराबर हुआ, और लेमडा डैश बराबर लेमडा का मान कितना है, तो लेमडा का मान जो दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो परावर्तित के लिए तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए 5000 जो तरंगदैर्ध्य दिया गया था 5000 एंगस्ट्रॉम, वही तरंगदैर्ध्य आपतित परावर्तित आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसमें गामा की गणना करेंगे, तो गामा का सूत्र क्या होता है, तो गामा बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते हैं सी बटा जो है लेमडा होता है। गामा बराबर, अब यहाँ सी का मान रखेंगे तो सी का मान कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, बटा हो जाएगा, और लेमडा का मान 5 गुणे 10 के पावर -7 मीटर में जो है, अब इसका मान रखेंगे 5 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। अब ये 7 घात ऊपर जाएगा तो गामा बराबर क्या होगा, 3 गुणे 10 के पावर 8, और ये -7 ऊपर गया तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15 घात हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1 जीरो जो है इसको दे देगा 3 को, तो क्या बन जाएगा, गामा बराबर अब ये हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर 15 हो गया, बटा हो जाएगा 5, 5 छक्के 30, 6 बार में गया, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 के पावर 15। और गामा का मात्रक क्या होता है, तो गामा का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। इसमें तरंगदैर्ध्य का मान बराबर होगा, क्योंकि परावर्तित और अपवर्तित के लिए तरंगदैर्ध्य का मान बराबर होता है, और गामा का सूत्र होता है सी बटा लेमडा। तो पहले सी का मान भरेंगे और यहाँ पर लेमडा का मान भरेंगे। यह -7 ऊपर गया तो 8 7 मिलकर के 15 हुआ। 5 से अब यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 6 गुणे 10 के पावर 15 हर्ट्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर आई की गणना करना है, लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या है। जैसे प्रकाश की किरणें जब आता है टकरा करके निकलता है तो यहाँ पर अभिलंब होता है, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आई और आर को जोड़ेंगे, कोण आई कोण आर बराबर कितने के होगा, 90 अंश के बराबर होगा। और यहाँ पर कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के, और कोण आर किसके बराबर है, कोण आई के। तो इसमें आपतन कोण की गणना करना है, मतलब आई की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे कोण आई प्लस कोण आर को हटाएंगे तो कोण आई हो जाएगा बराबर 90 अंश हो जाएगा। कोण आई मिलके कितना हो जाएगा, 2 कोण आई हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 कोण आई बराबर क्या हुआ, 90 हो गया। 2 को नीचे भेजेंगे तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर 90 बटा 2 हुआ। 2 से 90 को काट देंगे तो कोण आई बराबर कितना हो गया,
45 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पर किसका गणना करना था? आपतन कोण की गणना करना था। तो कोण आई बराबर क्या आ गया? 45 अंश आ गया। तो यहाँ पर क्यों यह दोनों को जोड़ा गया? क्योंकि यह दोनों का योगफल कितने के बराबर होता है? 90 अंश के बराबर होता है। कोण आई और आर को मिला दें तो 90 अंश का कोण बनता है और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण आई का मान क्या आ गया? 45 अंश आ गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 9 भी आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, उस दूरी का आकलन कीजिए। अब यहाँ दूरी की आकलन करना है जिसके लिए किसी 4 यम के आधार के द्वारक। अब यहाँ द्वारक का जो दिया गया है, द्वारक को किसे दिखाएंगे? डी बराबर 4 यम मतलब मिलीमीटर इसको कहा जाता है। डी बराबर 4 हो जाएगा और मिमी को जब हटाएंगे तो 10 के पावर -3 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा। मतलब द्वारक का जो बीच की दूरी दिया गया 4 यम का है, तो यम हटेगा तो 10 के पावर -3 से क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। अब लेमडा बराबर कितना दिया गया है? तो लेमडा बराबर लिखेंगे 400 नैनोमीटर है। अब यहाँ नैनो को जब हटाएंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 400 और नैनो में 10 के पावर -9 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे मीटर हो जाएगा। अगर ये 2 जीरो कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा? लेमडा बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -7 घात हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर हो जाएगा। मतलब 2 जीरो को क्या किए हैं? कम कर दिए हैं। तो -9 था तो क्या हो गया? -7 घात हो गया। और यहाँ पर उस दूरी का आकलन करना है तो इसको कहेंगे जेड एफ, मतलब फ्रेनल दूरी इसको बोला जाता है। जेड एफ इसमें पूछा जा रहा है। अब यहाँ जेड एफ का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो है थ्योरी में बताया गया था कि जेड एफ का सूत्र होता है डी का स्क्वायर बटा क्या होता है? लेमडा होता है। तो सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। जेड एफ का नाम है फ्रेनल दूरी और फ्रेनल दूरी का सूत्र होता है डी स्क्वायर बटा क्या होता है? लेमडा होता है। अब यहाँ डी का मान कितना दिया गया है यहाँ पे रख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डी का मान दिया गया 4 गुणे 10 के पावर -3 घात है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा बटा हो जाएगा और लेमडा का मान 4 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो यह मान डी का मान है और यह मान जो है लेमडा का मान है। अब 4 का वर्ग कितना होता है? 16 हो जाएगा। 10 के पावर, अब यहाँ घात के ऊपर घात है तो 3 दूना 6 घात हो जाएगा। घात के ऊपर जब घात रहता है तो वह गुणा हो जाता है। 4 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अब ये -7 घात जब ऊपर चला जाएगा तो ये 7 ऊपर जाएगा और 4 से 16 काट देंगे तो 4 चौको 16 हो गया और 10 के पावर -6 घात प्लस 7 ऊपर चला गया। अगला बनेगा 4 गुणे 10 के पावर 7 में से, तो 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 घात हो जाएगा बराबर हो गया 4 गुणे 10 के पावर, मतलब 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10 और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। तो 40 मीटर जो है फ्रेनल दूरी है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थी अच्छे से